Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the osteonecrosis. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। जैसे कि वर्ड को तोड़ते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज ऑस्टियो, और ऑस्टियो का मतलब हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। जो सेकेंड वर्ड है दैट इज नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्रोसिस होता है टाइप ऑफ सेल डेथ, क्योंकि मैंने 3 टाइप बताए थे। पहली चीज थी ऑटोफैगी के सेल खुद से खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। एक चीज थी एपोप्टोसिस, जिसे अपन ने बोला था फॉलिंग लीफ, क्योंकि ये भी एक नेचुरल सेल डेथ थी। जैसे जैसे सेल की एज होती जाती है सेल की डेथ हो जाएगी। तीसरा जो टाइप था दैट इज नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस को हमने बोला था सेल मर्डर, मतलब सेल को मरना नहीं था, अभी सेल की एज नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उसे किल कर रहे हैं। कि होता है एक इंसान जिंदा है लेकिन किसी ने उसे चाकू ठोक दी, किसी ने उसे गोली मार दी तो डेथ हो गई। तो इसमें भी हमने क्या क्या कॉज देखे थे। एक पहली चीज कि भाई कोई डायरेक्टली फिजिकल इंजरी, चाकू मार दे, गोली लग जाए किसी को तो वहां की सेल डैमेज हो गई, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिएशन और ब्लड सप्लाई हो जाए कि वहां न्यूट्रिएशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, उस चीज को हमने बोला था नेक्रोसिस। तो यहाँ पर क्या है ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियो का मतलब हुआ बोन और नेक्रोसिस का मतलब सेल की डेथ। अगर मैं इसका एक और नाम बताऊं तो आप लोगों को लगभग क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है ऑस्टियोनेक्रोसिस। इसे हम एक चीज और कहते हैं दैट इज अवेस्क्युलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब हमने देख लिया कि सेल का मर्डर है, अनएक्सपेक्टेड डेथ है ना किसी कॉज की वजह से। दूसरा वर्ड है अवेस्क्युलर, मतलब यहाँ पर अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से बोन की डेथ हो रही है, इसे ही हम कह रहे हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस। अब बोलोगे भैया क्यों, आखिर ब्लड नहीं मिल रहा तो क्यों डेथ हो रही। ब्लड में ही ऑक्सीजन है, ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बोन सेल को मिलते हैं, जिससे उनकी फंक्शनिंग होती है, वो जिंदा रहती हैं। क्योंकि ब्लड सप्लाई ही लॉस हो रही है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और बोन की जो सेल हैं, जो बोन के टिश्यू हैं, वो डैमेज होने लगेंगे, उनकी डेथ होने लगेगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें सो इट कैन लीड टू टाइनी ब्रेक एंड बोन कोलैप्स। ये क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बोन में ब्रेक होना, क्योंकि वहाँ की सेल डेथ होने लगेगी जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई रुकी है, छोटे छोटे बोन में गैप आने लगेंगे। और धीरे धीरे अगर प्रोसेस कंटिन्यू चलती गई, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लिया, सो इट कैन लीड टू बोन कोलैप्स। बोन धीरे धीरे टूटने लगेंगी, जैसे होता है ना कि बोन का क्षय होने लगा, खपत होने लगी, धीरे धीरे बोन खराब होती जाएगी। लेकिन इन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। इट कैन टेक्स मंथ टू ईयर्स, मीन्स इस प्रोसेस को होने मंथ से ईयर डिपेंड करता है पर्टिकुलरली ब्लड का जो फ्लो है कितना ब्लॉक हुआ है। अगर एकदम पूरा ही ब्लॉक है तो सेल डेथ ज़्यादा होगी बोन सेल की, जिसके वजह से आपको जल्दी इसके सिम्टम्स देखने मिलेंगे। अगर कुछ ब्लॉक ही है, मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन लैक हो गई है, उसमें कमी है, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद आगे देखते हैं इट मेनली अकर्स एट नी, हिप, एंकल एंड शोल्डर। सबसे ज़्यादा किन किन जॉइंट को अफेक्ट करता है, हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए या नी जॉइंट हो गए, मतलब वहाँ की स्पेसिफिकली जो बोन्स हैं और जॉइंट है, एंकल हो गया, हिप हो गए, सबसे ज़्यादा यहीं पे अफेक्ट करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कॉसेस ऑफ ऑस्टियोनेक्रोसिस, कि वो कौन कौन सी वजह हैं जिसके कारण किसी भी पर्सन में ऑस्टियोनेक्रोसिस डेवलप हो सकता है। जो फर्स्ट कॉज है दैट इज इंजरी और ट्रॉमा। पहली चीज के हमारी जो बोन्स हैं उनमें डायरेक्ट इंजरी हो जाए, किसी भी वजह से हो सकता है, स्पोर्ट की इंजरी हो जाए, है ना। स्पेसिफिकली हम बात करें तो नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा होती है स्पोर्ट में। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो कोई आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए किसी भी एक पर्सन में। इसके अलावा बुलेट इंजरी है, स्पेसिफिकली जो हमारे फौजी लोग हैं जो वॉर साइड पे हैं, बैटल में हैं, तो इस तरीके से डायरेक्टली बोन में डैमेज हो सकता है और वहाँ की ब्लड सप्लाई कट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आगे की कॉसेस की बात करें तो सेकेंड वन इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल की जो बॉल होती है ना उसकी हार्डनिंग। इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल है, ये बॉल हो गई, इनकी हार्डनिंग को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
इसके अलावा इसी से एकदम रिलेटेड टर्म है जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और आप एथेरोस्क्लेरोसिस को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक टाइप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन दी ब्लड वेसल, यहाँ पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट होने लगता है, जो कि मैंने लिखा भी है, और इसी की वजह से जो हार्डनिंग होगी उसे हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब होगा क्या, यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर प्लाक का फॉर्मेशन हो सकता है, और ब्लड वेसल आपकी हार्ट थी उस वजह से वो डैमेज भी हो सकती है, आगे ब्लड जाएगा नहीं, बोन को मिलेगा नहीं, और बोन सेल्स या फिर टिश्यू की डेथ होने लगेगी। जो हमारा नेक्स्ट कॉज है दैट इज डायबिटीज एंड एल्कोहल कंजम्पशन। अब बोलोगे भैया एक साथ लिख दिया, दोनों का ऑलमोस्ट रीजन एक सा है। जैसे डायबिटीज हमें पता ही है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसी के ही ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है। अब वो जो शुगर है और जो या फिर आप उसे ग्लूकोज बोल सकते हो, वो क्या होगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड में लेवल ज़्यादा है, वो भी इस तरीके से इस बॉल पे डिपॉजिट होने लगता है और प्लाक का फॉर्मेशन करा सकता है, जिससे यहाँ पर आपका जो डायमीटर है वो कम होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा बोन्स को। इसके बाद सेम एल्कोहल कंजम्पशन में है। एल्कोहल कंजम्पशन अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा, सुबह शाम बिल्कुल एल्कोहल का ढकौना, शराब ही चाहिए, मुँह ही धुल रहे हैं शराब से, है ना, एकदम बिल्कुल मस्ती में झूम रहे हैं, झूम बराबर झूम शराबी, तो उन पर्सन में भी इन आर्टरी की जो बॉल है वहाँ पर फैट का डिपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर से यहाँ पर प्लाक का फॉर्मेशन होगा, जिससे ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी बोन सेल्स को, एंड इट में रिजल्ट इन ऑस्टियोनेक्रोसिस, मीन्स बोन सेल की डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इसके बाद कुछ और भी कॉजेस हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसे मैंने डिटेल में पढ़ाया है पहले भी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मली हम देखें तो कैसी होती है, ये रही हमारी ब्लड वेसल, नॉर्मल आरबीसी बायकॉन्केव शेप, डिस्क शेप, मैं इस तरीके से ही बना दूं नॉर्मल सिर्फ समझने के लिए, जनरली फ्लो करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये हो जाती है सिकल शेप की, कुछ इस तरीके का शेप, और ये कर देता है आर्टरी को ब्लॉक, और अगर आर्टरी ब्लॉक तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा और बोन सेल की फिर से डेथ। इसके बाद आगे अगर मैं कॉज की बात करूं तो रेडिएशन थेरेपी। अब बोलोगे ये तो समझा दो रेडिएशन थेरेपी क्या कर रही है, तो ब्लड सप्लाई भी ब्लॉक नहीं कर रही, लेकिन जो रेडिएशन थेरेपी है हम कैंसर के ट्रीटमेंट में देते हैं, है ना, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है IRR, UVR या बहुत तरीके की रेस होती हैं, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा, वो हम रेडिएशन देते हैं ताकि जो कैंसरस सेल है ना वो किल हो सकें, है ना, वो आगे ना बढ़े। तो होता क्या है कि ये उन सेल को तो किल करती हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट हैं कि ये क्या करेंगी, उसके साथ जो वहाँ की ब्लड वेसल हैं उनको डैमेज पहुँचा सकती हैं, जो बोन होगी वहाँ उन बोन सेल को भी डैमेज कर सकती हैं, जिस वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोनेक्रोसिस, कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी एक पर्सन में इस डिसीज होने के चांसेस को बढ़ाता है। मतलब हम कह सकते हैं यार तुम हो, ये एक पर्सन है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है। तो कॉज से ही रिलेटेड रहेंगे इनके रिस्क फैक्टर भी। जैसे फर्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये थोड़ा अलग है। अब आप लोग बोलोगे भाई स्टेरॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे। अब पहली चीज़ ये क्या करते हैं, कुछ पेशेंट यूज करते हैं जिनको कोई बीमारी है, उस वजह से वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहीं ना कहीं हम देखें तो जो हमारी ब्लड वेसल हैं उन्हें डैमेज पहुंचाता है। दूसरी चीज़ जो नई ब्लड वेसल बनने की प्रोसेस है उसे कम करता है। इसके साथ साथ जो फैट डिपॉजिट करना है उसे भी बढ़ाता है ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक सकती है और फिर से ऑस्टियोनेक्रोसिस। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो कैंसर। अब बोलोगे भैया कैंसर क्यों, उसका रीजन मैंने बता दिया। किसी भी एक पर्सन में कैंसर है, सिंपल सी बात है, उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी देनी पड़ती हैं, और ये जो रेडिएशन थेरेपी है ये पूरी ब्लड वेसल को डैमेज कर रही थी, साथ ही साथ बोन सेल्स को, जिसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस। इसके बाद अगर हम देखें तो एल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन, जो मैंने बता ही दिया, स्मोकिंग ब्लड वेसल को कमज़ोर करती हैं, जिससे ब्लड वेसल टूट सकती हैं, बोन में सप्लाई रुक सकती है। जो एल्कोहल है वो फैट डिपॉजिट कर रही है, प्लाक फॉर्मेशन, फिर से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो ओल्डर एज, वैसे ये जनरली ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता कि भाई ओल्डर एज, लेकिन हाँ देखो ओल्डर एज में होता क्या है, जैसे जैसे हम जाते हैं ब्लड वेसल कमज़ोर हो रही हैं। अब यहाँ पर छोटी सी भी इंजरी हुई, किसी भी वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं, ब्लड सप्लाई रुक सकती है
और उस वजह से पर्सन में ऑस्टियोनेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोनेक्रोसिस। अब वैसे इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारा सिम्टम्स है दैट इज सब्जेक्टिव, यानी कि सिम्टम्स सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि खुद पेशेंट ही फील कर रहा। मान लो एक पेशेंट है, अब उसे हेडेक हो रहा, उसे नौजिया हो रही है, मतलब एक फीलिंग ऑफ वोमिटिंग हो रही है, या उसे थकावट हो रही है, तो ये खुद पेशेंट ही बता सकता है। दूसरी तरफ जो साइन होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव, यानी इसे हम ऑब्जेक्ट को देखकर, पेशेंट को देखकर पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन रैसेस हो गए तो हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें स्किन इन्फेक्शन है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर हो गया, उसे फील करके हम बता सकते हैं कि हाँ सामने वाले पर्सन में फीवर है। सो दैट इज साइन। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सिम्टम्स या फिर साइन। इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिम्टम्स भी लिख सकते हो। दैट इज जॉइंट पेन। स्पेसिफिकली जहाँ भी जिस बोन में ऑस्टियोनेक्रोसिस है तो वहाँ की जो पास वाली बोन हो गई, जैसे हमने स्पेशली देखा अभी तक हिप हो गया, शोल्डर हो गया, एंकल हो गया, नी हो गया, वहाँ पर क्या रहेगा, पेन देखने मिलेगा। एंड स्टार्टिंग जो पेन रहेगा दैट इज डल, परसिस्टेंट रहेगा, कॉन्टीन्यूस रहेगा, बट बहुत प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा। बट धीरे धीरे इट कैन बी थ्रॉबिंग एंड सीवियर। एक तो ये थ्रॉबिंग हो सकता है कि इंटेंसिटी तेज हो गई, थोड़े टाइम के लिए आया, फिर चला गया, फिर आया। इसके साथ साथ अगर ये क्रॉनिक रहा, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, देन इट कैन बी सीरियस। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कॉज कर सकता है पेशेंट में, उसकी डेली एक्टिविटीज़ में। इसके बाद और कुछ अगर हम देखें स्पेसिफिक, अगर हम हिप की बात करें, अगर हिप जॉइंट में ऑस्टियोनेक्रोसिस है तो वहाँ पर जो पेन स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया से पेन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे इट कैन स्प्रेड टू थाई और बटक्स। यहाँ पर रेडिएट लिखा है, रेडिएट का मतलब फैलना, कि ग्रॉइन से निकला और धीरे धीरे थाई और बटक्स में भी फैल गया। इसके बाद और अगर हम बात करें सो इंक्रीज विथ मूवमेंट एंड डिक्रीज विथ रेस्ट। जो ये पेन हो रहा है, चाहे वो शोल्डर में हो, चाहे हिप में हो, चाहे नी में हो, चाहे एंकल में हो, जैसे ही एक्टिविटी होंगी, या स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वेट बियरिंग, कि पेशेंट ने थोड़ा सा ही वजन उठा लिया, तब ये पेन कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाता है। वहीं अगर हम बात करें रेस्ट की, कि पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है, तो इस पेन से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं पेन के। इसके अलावा और अगर हम बात करें सो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि धीरे धीरे उस जॉइंट में स्टिफनेस होगी जिस वजह से रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज। मान लो किसी के शोल्डर में है तो पहले ये जो हमारा मूवमेंट है एबडक्शन, पेशेंट का इतने ऊपर जा रहा था लेकिन अब सिर्फ इतनी ही डिग्री पे जा रहा, फ्लेक्जन पूरा ऊपर जा रहा था लेकिन अब थोड़ा ही जा रहा, सरकमडक्शन भी रुका है। इस तरीके से मूवमेंट में डिफिकल्टी। इसके बाद और हम बात करें तो जॉइंट में स्वेलिंग, क्योंकि ऑस्टियोनेक्रोसिस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टिफनेस है, जॉइंट में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि सिम्टम्स तक तो ठीक था, पेशेंट कैसे भी काम चला रहा, लेकिन क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला जो है दैट इज सीवियर आर्थराइटिस। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या, कि मान लो बोन है, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी भी बोन को ले लो कि शोल्डर में हुआ, इस तरीके से हमने ये बोन बना रही, ठीक है। अब ये मान लो बोन का आर्टिकुलर सरफेस है, यहाँ से दूसरी बोन आई है, ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं। अगर यहीं पर ऑस्टियोनेक्रोसिस हुआ, यहाँ की जो बोन सेल है वो डैमेज हो रही हैं, तो जो आर्टिकुलर सरफेस है वो भी डैमेज हो सकता है, जो यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और पेशेंट में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मूवमेंट परफॉर्म करने में। इसके अलावा पेन देखने मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दिक्कत देती हैं, फिर पर्सन में एंजाइटी, टेंशन, सोशल आइसोलेशन, सीवियर केसेस हो जाते हैं। इसके बाद और हम देखें तो बोन कोलैप्स। बोन कोलैप्स मतलब बोन कंप्रेशन भी आप बोल सकते हो, कंप्रेशन फ्रैक्चर या बोन का मिटना। जैसे हमने देखा था ना कि ऑस्टियोनेक्रोसिस कर क्या रहा, ब्लड वेसल यहाँ पे मान लो ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, क्योंकि यही कट हो गई है, धीरे धीरे यहाँ की सेल धीरे धीरे मरने लगेंगी। ऐसी बहुत सारी जगह अगर बोन सेल, बोन टिश्यू डेथ हो रहे हैं तो बोन धीरे धीरे मिटने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इनकी वजह से भाई एंजाइटी, टेंशन, सोशल आइसोलेशन, पर्सन अकेले रहने लगता है कि यार मैं ये मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँगा बाहर जाके। तो ये चीज़ें और भी दिक्कत कॉज करती हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि एक पेशेंट है, हम उसमें कैसे पता करें कि भैया इनको ऑस्टियोनेक्रोसिस ही है या कोई और रिलेटेड कंडीशन है। तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री से।
हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट की भी, कि क्या है कोई और डिसीज़ तो नहीं था जिस वजह से सिम्टम्स हैं। रीसेंट हिस्ट्री भी देते हैं, कहीं ये गिरे तो नहीं है, कोई फॉल तो नहीं हुआ जिस वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस हो। इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, हम स्पेसिफिकली सिम्टम्स देखते हैं जो यहाँ पर हमने देखे ना, क्या हिप में पेन है, शोल्डर में है, एंकल में है, और अगर उसमें हिप में है तो क्या वो ग्रॉइन से स्टार्ट हुआ, फिर बटक्स और थाई में रेडिएट हुआ, जॉइंट स्टिफनेस है, स्वेलिंग है। अगर ये चीज़ें हुई तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस पर्सन में एक इंजरी हुई थी, उस वजह से या तो ब्लड सप्लाई कट हो गई है और इन्हें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है। इसीलिए हम कुछ और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में एक तो हम इन्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का, फैट का जो लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तब हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने देखा था, प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है ब्लड वेसल में, उसकी वजह से सप्लाई कट ऑफ हो सकती है, और ऑस्टियोनेक्रोसिस। इसके साथ और हम बात करें तो सबसे बढ़िया टेस्ट है एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। एक्सरेज तो आप लोग समझ गए कि एक्सरेज का यूज़ होना, इसके अलावा सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी से बोलते हैं, ये भी एक्सरेज का ही यूज़ करता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें एक्सरे तो रहेंगी बट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर और एक्सरे आपस में मिलके इमेज जनरेट करते हैं। और भी सबसे अच्छा टेस्ट है जो कि एकदम एक्यूरेट टेस्ट है, बता देगा कि पेशेंट में ऑस्टियोनेक्रोसिस है, दैट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सभी इमेज ही जनरेट करते हैं, लेकिन ये एकदम बेस्ट इमेज 3D इमेज जनरेट कर सकता है बाय द कॉम्बिनेशन, मतलब पहली इमेज लेगा फिर उसे 3D में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर 3D में कन्वर्ट होगा तो हमें पूरा दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर ब्लड सप्लाई कट है, यहाँ की बोन कोलैप्स हो रही है या फिर बोन टिश्यू डेथ हो रहे हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो बोन बायोप्सी, इसमें क्या होता है, बायोप्सी मैंने पहले ही बताया, हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि एक निडल के थ्रू जो भी सस्पेक्टेड बोन है कि हमें लग रहा है यार यहाँ की जो हिप बोन है यहाँ पर ऑस्टियोनेक्रोसिस है या नी में है, तो हम वहाँ की थोड़ा सा बोन का पार्ट निकालते हैं, उसको अंडर माइक्रोस्कोप लैब एनालिसिस करते हैं, और उससे हाँ पता चल सकता है कि हाँ ऑस्टियोनेक्रोसिस है या कोई और कंडीशन है, ट्यूमर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अब हमें पता चल गया कि एक पेशेंट है, इसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस है, हम उसे मैनेज कैसे करें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पहली चीज़ प्रॉपर रेस्ट, रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि जो पेन है वो मूवमेंट के साथ बढ़ रहा, रेस्ट के साथ घट रहा, तो पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए हमें प्रिस्क्राइब करना कि आप भाई प्रॉपर रेस्ट लो। इसके साथ और हम देखें तो अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता तो एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि फीवर से, पेन से और जो स्वेलिंग है इन सभी से पेशेंट को राहत देगी। इसके अलावा कोर डीकम्प्रेशन, बोलोगे भैया ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्जरी, हम सर्जरी भी करा सकते हैं। और स्पेसिफिक इस सर्जरी में क्या होता है कि मान लो यहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी है तो यहाँ पर छोटे छोटे ड्रिल या पोर्स कर दिए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स या ड्रिल, ताकि यहाँ का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो, साथ ही साथ यहाँ की जो वेस्क्युलैरिटी है, मान लो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही थी तो अब वो प्रॉपर मिलने लगे और बोन सेल हेल्दी रहे। इसके बाद और अगर हम बात करें तो एट दी एंड फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल थेरेपी, तो ये बहुत सारी चीज़ों में, एक तो आप कब दे सकते हो, पेन रिलीफ के लिए कि आपने पर्टिकुलरली मसाज दे दी, हाइड्रोथेरेपी दे दी, इसके अलावा हमारा टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, हॉट पैक्स हो गए, कोल्ड पैक्स हो गए, ये सारे पेन रिमूवल में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ और अगर आपने स्पेसिफिकली हम बात करें रेंज ऑफ मोशन के लिए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिससे पेशेंट को मूवमेंट परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हम एट दी एंड देखते हैं, पहली चीज़ नो 100% प्रिवेंशन। इससे पहले भी हमने देखे थे कि प्रिवेंशन एकदम एक्यूरेट नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पोलियो का, कि आपने 2 बूंद जिंदगी की पी ली ओरल पोलियो वैक्सीन, आप 100% कह सकते हो कि मुझे या किसी भी पेशेंट को पोलियो नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बस यही है आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, कोई भी इंजरी है इन सारी चीज़ों से बचो, ब्लड को लेवल मेंटेन करना, ओबेसिटी मेंटेन करना, तो आप रिस्क को कम कर सकते हो, लेकिन 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है दैट इज इट इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कंटाजियस डिसीज़।
कम्युनिकेबल या कंटाजियस का क्या, ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले बाय दी हेल्प ऑफ टच से हो सकता है, या फिर स्नीजिंग के थ्रू कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, कोई भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं अगर आपस में, है ना, यूटेंसिल शेयर करना, तो एक से जो दूसरे में फैले दैट इज़ कम्युनिकेबल। लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी है तो आपको दिक्कत नहीं है कि आप उसे सोशल आइसोलेट करो, एकदम उससे दूर रहो, आप उससे गले भी मिल सकते हो, साथ में रह सकते हो, खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से दूसरे में नहीं फैलता, ये इसकी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये था हमारा पूरा ऑस्टियोनेक्रोसिस के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।